अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है सिंध में जो तालीमी बजट बढ़ाने के बाद भी जो सिंध की जो तालीमी सूरत हाल है वो इतनी बदतर क्यों है। अगर देखा जाए तो सिंध की जो तालीमी सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हालांकि बजट बढ़ाया गया है, उसके बावजूद भी जो सिंध का जो तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहायत ख़राब है, उसकी सूरत हाल कंडीशन नहायत ख़राब है। और दूसरी तरफ जो है प्राइमरी तालीम का जो बजट है वो 136 अरब रुपए से बढ़ाकर 156.2 अरब रुपए कर दिया गया है, जबकि सेकेंडरी का जो बजट है 68.5 से बढ़ाकर 77 अरब रुपए किए गए। उसके बावजूद भी जो सिंध में तालीमी सिनेरियो हम देख रहे हैं, तालीमी जो सूरत हाल है वो इतनी मतलब सेटिस्फिकेशन उसमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अज़ला ऐसे हैं जहाँ पे अगर स्कूल्स या कॉलेजेस का हम अगर विज़िट करेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहायत ख़राब सूरत हाल में है। और दूसरी तरफ जो नए माली साल में जो है 4400 असातिज़ा और अमले की भर्ती का भी फ़ैसला किया गया है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफा किया गया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माजिद मकसूद साहब, जो तालीमी माहिर भी हैं, तजिया निगार भी हैं, वो तालीमी हवाले से बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो सिंध में तालीमी सूरत हाल है वो क्यों है। हालांकि बजट भी बढ़ाई गई, उसके बाद भी जो सिंध में अगर तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वो इतना ख़राब क्यों है, उस हवाले से हम बात करेंगे माजिद मकसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। जी अस्सलाम। माजिद साहब, ये अगर देखा जाए तो तालीम जो है किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अगर ये बात रूसों ने भी कही थी कि जो तालीम है किसी भी तहजीब याफ्ता मुआशरे के लिए जो है सबसे बड़ा अहम जो है एलिमेंट होता है। तो सिंध की जो तालीमी बजट है वो तो आपके सामने है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि वो बढ़ा दी गई। हालांकि उसके बावजूद भी जो सिंध की सूरत हाल है तालीमी वो ऐसी ख़राब और बदतर क्यों है? बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। देखें, बजट तो हम हर साल बढ़ा देते हैं 10%। इस दफ़ा 18% हमने बढ़ा दिए विदाउट थिंकिंग कि हमने पिछली जो बजट थी क्या वो हमने इफेक्टिवली इस्तेमाल की थी। अगर हम पिछली बजट में जाएं तो हम 3-4 जो इंडिकेटर है हम आपको बता सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया। पहली चीज़ आप देखें कि उन्होंने बच्चों को किताब तक के जो अभी एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है, अभी तो छुट्टियां चल रही है बच्चों की, जी जी। उनको जो मई में बुक्स देनी थी, बल्कि उससे भी पहले अप्रैल में जब स्टार्ट होता है, किताबें तक नहीं पहुंची। 5 बिलियन आपका बजट होता है, तो आप मुझे बताइए, जब आप किताबें भी बच्चों को नहीं से दे सकते तो आप मुझे बताएं आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बजट होता है, वो जो डेवलपमेंट बजट होता है, जी उसको जाकर चेक करें आपने कितने स्कूल बनाए हैं। जब आपके पास आप बजट बढ़ा देते हैं विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी प्लानिंग, तो उस बजट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अभी आपने तकरीबन, मैं 2-3 चीजें आपको बताऊं कि आपने कुछ 613 बिलियन रुपीस का बजट रखा है, तकरीबन 18% रेज किया है आपने इस साल, और इसमें आपने 89% इंक्रीज किया है जो डेवलपमेंट बजट है। जी। आप डेवलपमेंट बजट आप जब गवर्नमेंट के इदारों के थ्रू जब निकालते हैं तो ये जाके, अगर वो 90 बिलियन है तो ये जाकर कोई 30-40 बिलियन लगता है, बाकी तो सारा करप्शन में चला जाता है। मेरी तो ये गुजारिश होगी कि आपके पास जो 89 बिलियन है ये किसी फॉरेन के कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दो, आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे देंगे। लेकिन अगर जो आपका ये सो कॉल सिस्टम है, सेपरा शेपरा और ऑफिशियल और ये आपका एजुकेशन वर्क, ये सारा खा जाएंगे, ये वापस पैसा उसको मिल जाता है, तो काम होता नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि जो इनके इश्यूज हैं ज्यादा, वो गवर्नेंस के भी इतने हैं कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे इनके पास मिसिंग फैसिलिटीज हैं वो इतनी है कि वहाँ पे कोई भी एक क्वालिफाइड टीचर अपने दिल के साथ पढ़ा नहीं सकता। हमारे पास 30 से लेकर 40 का टेम्परेचर रहता है पूरा साल, एक्सेप्टिंग 2 मंथ, लेकिन आपके पास वहाँ लाइट नहीं होती, वहाँ आपके पास बिजली नहीं होती। अभी 45 तक टेम्परेचर में ये अप्रैल और मई में बच्चे पढ़ते रहे हैं वहाँ पे। आप जी सोचें वहाँ पे पंखे तक नहीं है। ये सोलर पे कितना खर्च आता है, सोलराइज कर सकते हैं लेकिन नहीं किया जाता।
तो जब तक आपकी प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी कि पिछली बजट कितनी इस्तेमाल हो गई, कभी कभी आप लोगों से पूछें तो सही, आपको बजट जो स्कूल एजुकेशन के चाहिए कहाँ कहाँ चाहिए, लोग आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें नहीं है। उसका कुछ अहाता किया जाए कि हमें इस मुद में हमें जो है ना वो पैसे लगाने, इस हेड में हमें पैसे लगाने। अभी हमें सबसे जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। और हमारे पास स्कूल, हाई स्कूल और पोस्ट प्राइमरी स्कूल मौजूद नहीं है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वहाँ पे लेब्स की जरूरत है, लेब्स हमारे पास नहीं है, फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर पे मैसिव किस्म की करप्शन होती है। तो देखें, ये तो एक गवर्नेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। माजिद साहब, ये आप कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फर्नीचर नहीं है, तो ये जो बजट बढ़ा दिया गया है ये कहाँ पे खर्च होगा फिर? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर आपके पास 90 बिलियन रुपीज का बजट रखा है, अगर आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे तो आप सारे ये सेपरा सेपरा एजुकेशन वर्क को निकाल दें तो आप देखें कितना काम होता है। लेकिन आप इनके सारे हिस्से इनको देंगे तो फिर ये 30-40 जो है वो बिलियन नहीं लगेगा, इफेक्टिवली नहीं लगेगा, स्कूल्स नहीं बनेंगे। अभी ये हमारे वजीर साहब मोहतरम दिखा रहे हैं कि ये हमने स्कूल बनाया, ये हमने स्कूल बनाया। उसमें मैंने कुछ स्कूल विजिट किए, वो स्कूल आप देखेंगे 6 महीने के बाद खराब हो जाएंगे। कोई क्वालिटी का काम नहीं होता वहाँ पे, थर्ड क्लास किस्म का मटेरियल लगाया जाता है, कोई चेक नहीं करता, डिपार्टमेंट सारे इनके अपने, हर जगह कमीशन लगी होती है, कॉन्ट्रैक्टर आता ही नहीं है, उसको पता है कि इतना काम हो जाएगा, इतना हिस्सा मिल जाएगा। जब आपके पास प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, वो कहते हैं ऊपर बात की हुई है तो मुझे बताएं, जो काम होता है उसको कम से कम कोई मॉनिटरिंग तो करे, मॉनिटर भी नहीं किया जाता। तो इस तरह तो नियत नजर नहीं आती ना हुकूमत की। बजट आप बढ़ाते जाएं, क्या फर्क पड़ता है, वो करप्शन में ट्रांसलेट होके फिर उनके वापस चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। नहीं, तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बजट जो है खर्च नहीं होगी तो ज़ाहिर है वापस चली जाएगी। लेकिन ये जो प्राइमरी तालीम का जो बजट है 136 अरब रुपए से बढ़ाकर 156 अरब रुपए किया गया है, और जो सेकेंडरी का बजट है वो 68 अरब से बढ़ाकर 77 अरब रुपए किए गए। हालांकि ये बजट आपके सामने है, उसके बाद आपको प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन आप तो विज़िट करते होंगे वो स्कूल्स वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बजट इससे आधी भी खर्च होती होगी स्कूलों और उस पे प्राइमरी एजुकेशन पे? बिल्कुल 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 नहीं होती आसिफ साहब, बिल्कुल नहीं होती। आप जाकर स्कूल में देखें, शेल्टरलेस स्कूल आपके पास कितने हैं, आपके पास बच्चों के पास बैठने की जगह नहीं है, ठीक है, और जो जहाँ बच्चे बैठते होते हैं तो वहाँ मूवमेंट नहीं कर सकते, स्पेस बहुत कम है। अच्छा, आप देखें ना हर जगह इनका एक पैरालल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, अगर हम उनकी भी बात कर लें, ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, जी जी। उस पे आप एक लगा देते हैं, आप वहाँ पे एक एमडी 4 साल उससे पूछते नहीं है। आप पिछले जो एमडी था उनकी जाके आप थोड़ी अकाउंटेबिलिटी तो करें ना, उसके पास उनके एसिड कितने बढ़ गए 4 साल में, कादी साहब ने कितना पैसा बनाया है। अभी कोई एक साहब आए हैं दूसरे, अभी उन्होंने स्कूल्स ऑफर किए हैं कि इतने स्कूल्स हम दे रहे हैं, सिंध में जाकर स्कूल्स खोले। आपको पता है कि सिंध में स्कूल्स जो है वो पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स नहीं है। अब पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, उनके लिए जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है उनके साथ इन्होंने कहा कि कच्ची की भी लगा, लेकिन कच्ची का तो स्कूल मौजूद है, तो हमारे पास पोस्ट प्राइमरी स्कूल भी नहीं हो सकेगा क्योंकि वहां पर सेफ के स्कूल पहले ही मौजूद है। दूसरी बात आप देखिए कि माजिद साहब, ये जो आप कह रहे हैं SCF का, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का, इसका देखिए कोई क्राइटेरिया तो होता है ना, जैसे मतलब किसी को आप स्कूल दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो उस जो प्रोफाइल जो है, जो बंदा उस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका कोई प्रोफाइल हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कोई मतलब रिसर्चर हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, मतलब कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, आप स्कूल उसके हवाले करते हो, क्या वो सैलरीज दे सकेगा, क्या वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेगा, पीने का साफ पानी प्रोवाइड कर सकेगा उस स्कूल में? आप देखें ना, ये बड़ा अलमिया है कि आपके पास आप स्कूल उनको देते हैं जिसकी सिफारिश होती है, और जो शरीफ आदमी स्कूल अप्लाई करना चाहता है उसका स्कूल होता ही नहीं है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जी जी। अभी क्राइटेरिया में इन्होंने लिखा है कि चलो आप खुद तो नहीं है, जो अगर टीचर है उसको भले आप स्कूल नहीं दे, अगर मेरा कोई भाई है वो एजुकेशन में करता है काम, तो इमीडिएट फैमिली में मेरी मिसेज है या कोई और है, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली, अब फैमिली का क्या कंसर्न है, अगर कोई बंदा एजुकेशन के बारे में जिसको कुछ इल्म है वो तो वैसे ही डिप्राइव हो जाते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये सारे रूल ओवर रूल हो जाते हैं जब सिफारिश वहां पहुंचती है।
तो उनके हो जाते हैं। लेकिन जो जिसके पास सिफारिश थी वो बेचारा वो रूल देख के अप्लाई नहीं करता। अब इसकी क्या जरूरत है? पिछला मैं बता रहा था आपको कि आप कहते हैं कि कच्ची स्कूल आप हर जगह बनाएं। जब कच्ची स्कूल, तो वहां पर कच्ची स्कूल तो पहले मौजूद है। आप पहले सेफ के पास 2700 स्कूल है, 9 लाख के बच्चे। आप जाकर इनके स्कूल विजिट करें, आपको 3 to 5% आपको स्कूल मिलेंगे जिसको आप एक्सेप्शनल भी कह सकते हैं, अच्छे भी कह सकते हैं, जिनके ऑपरेटर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन बकाया सारे स्कूल फेल हैं। वहां पे किताबें नहीं है, बुक्स नहीं है, टीचर्स को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, कुछ भी नहीं है उनके पास। आप सोचे 27,000 स्कूल हैं और सारे के सारे 2700 मेरे ख्याल है, सारे के सारे जो है वो फेल है। 9,000 इनके पास 9 लाख इनके पास बच्चे हैं। तो ये इतनी पैथेटिक सूरत हाल है स्कूलों की। आप जाकर विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि स्कूलों की हालत बहुत खराब है। पहले तो इनको अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि जहां पर इनके फेल स्कूल है उसको खत्म करें, कि कोई दूसरा बंदा आके वहां पे इंटरेस्ट के साथ अपना दूसरा स्कूल खोले। आपके माजिद साहब, ये जैसे कोई, माजिद साहब आपकी बात काट रहा हूँ, ये जैसे कोई रेंटल दुकान होता है या कोई रेंटल शॉप होता है कि मतलब हर किसी को स्कूल दिए जा रहे हैं कि आप स्कूल खोलो, हालांकि उसकी खुद की जो एजुकेशन है वो 10वीं जमात पास नहीं है। अब वो स्कूल चला रहे हैं लोग, तो वो क्या मतलब क्वालिटी एजुकेशन देंगे और बच्चों का जो फ्यूचर है वो कैसे मतलब ग्रो करेगा। जैसे आपने कहा पोस्ट प्राइमरी स्कूल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, ये सारे सिंध गवर्नमेंट के रिलेटेड मसाइल हैं, उनसे अभी तक निकल नहीं पाई। और एजुकेशन जो मिनिस्ट्री जो है उसको इतना आइडियलाइज किया जाता है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, वो कहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये कर दिया, वो कर दिया, सिंध में तालीमी इंकलाब आ गया। ये जो सूरत हाल है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा कि हमारे वजीर साहब ने ऐलान किया था कि हम म्यूजिक टीचर स्कूलों में रख रहे हैं। बिल्कुल। सारे हमारे इंटेलेक्चुअल ने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया। अजीम है हमारा वजीर जिसने म्यूजिक टीचर रखे हैं। और हमने कहा कि भाई स्कूलों में अभी म्यूजिक टीचर की गुंजाइश नहीं, आप रखेंगे, काम कहाँ करेंगे? अभी म्यूजिक टीचर वो जो उन्होंने ऐलान किया था, 1-2 को ऑर्डर देके, उनको ऑर्डर जो है वो अभी तक स्कूलों में वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनको ऑफर ऑर्डर मिले थे, लेकिन पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिले। और अभी वो सारे सड़कों में है। तो इंटेलेक्चुअल नहीं कह रहे कि भाई जिनको आपने म्यूजिक टीचर रखा था तो उनको आप भेजे ना स्कूलों में। उस वक्त तारीफ की थी। तो सारे ऐसे काम करने हैं जहाँ पे आपको सिर्फ तारीफ हो, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि भाई आपने जब म्यूजिक टीचर की बात की तो म्यूजिक टीचर दो ना स्कूलों को। माजिद साहब, तो ये देखें हमारे साथ एक अलमिया है, आपको भी पता है, देखें आप इस फील्ड में बहुत पुराने हैं और एजुकेशन एक्सपर्ट भी हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता है, आप इस फील्ड में गुज़श्ता कई अरसे से काम भी किया है आपने। देखें, ये जो फ़नकार होते हैं, जब वो सीनियर जो फ़नकार होते हैं बीमार होते हैं तो उनका इलाज नहीं किया जा सकता, वो हम गवर्नमेंट के हुकूमती वजीफ़े के लिए परेशान होते हैं। और यहाँ पे हम म्यूज़िक को प्रमोट भी करते हैं, चलें अच्छी बात है, म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया तो हो म्यूज़िक टीचर्स का। देखिए, म्यूजिक टीचर आप बेशक दें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। आपकी बात ठीक है कि उसमें ना सिर्फ क्राइटेरियन हो, लेकिन आपके पास जब स्कूल में एक म्यूजिक के लिए एक आपका इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल रूम तो हो ना जी, तो आप उस पर टीचर रखेंगे ना किसी को। अभी तो बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, आप कहते हैं आप उधर म्यूजिक टीचर रखेंगे, म्यूजिक टीचर कहाँ बैठेगा? और म्यूजिक के लिए आपके पास जो बच्चे वहाँ आते हैं उनमें पहले कम से कम वो एलिमेंट्स तो हों। हमारे पास तो जो आपका सिलेबस है उसमें तो आप एक मौलवी बना रहे हैं, वो साइंस पढ़ाते हैं, उसमें भी आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई इस्लामियात पढ़ा रहे हो। तो आपके पास तो कल्चरल एक्टिविटीज तो है ही नहीं स्कूलों में, पहले वो तो शुरू करें। आपके पास कोई कल्चरल डे नहीं मनाया जाता, कोई कल्चरल एक्टिविटीज स्कूलों में नहीं होती, उनको पता कुछ नहीं है। अच्छा तो माजिद साहब, ये कैसे हो सकता है? ये जो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में जो 10 से 12% इजाफा किया गया, उस पर असातिज़ा को काफ़ी एतराज़ात हैं कि दूसरे शोबों में ये जो इजाफा है बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन ये जो एजुकेशन में 10 से 12% किया गया, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, ये जो नए माली साल में 4,400 असातिज़ा और अमले की भर्ती का भी फैसला किया गया है। लेकिन देखें, ये भर्तियों का फैसला भी करते हैं तो उसके बाद ये सूरत हाल तो वही नज़र आती है, मतलब जो है लोग तो बढ़ाते जाते हैं टीचर्स वगैरह और दूसरा अमला, लेकिन कोई बेहतरी तो नहीं आती। देखिए, टीचर तो एक मसला है ना, आप टीचर रख देंगे, एक ऐसा बंदा है जो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है,
उसको जाके आप 40,000 50,000 तनख्वाह पे रख देते हैं। तो वो तो चाहता है वो काम करे, लेकिन अगर वो स्कूल में जाता है, स्कूल में बैठने की उसको जगह नहीं मिलती, तनख्वाह आपने 50,000 रखी हुई, तो उसका गुजारा कैसे होगा? सही। कैसे गुजारा होगा? अभी तनख्वाह जो बढ़ाई है आपने सिर्फ 12% इन टीचर की बढ़ाई है। तो मुझे बताएं, टीचर्स में जो 50 साल की और 45 साल की उम्र में जिसको मिली है जॉब, 12% में क्या होगा? उसका गुजारा कैसे करेगा वो? सही। आपकी आप बात टीचर पे दबाव करते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की बात नहीं करते। एक स्कूल की जो मैनेजमेंट होती है, एजुकेशन मैनेजमेंट जो होती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। टीचर्स के लिए आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। इन्होंने पहले एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि भाई एप्लीकेशन के साथ ये टीचर्स आते नहीं है, वो एप्लीकेशन नाकाम चली गई, आपके मिलियन रुपीस जाया हो गए, एप्लीकेशन जाया हो गई, इतना डेटा पता नहीं कहाँ गया। अब कह रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन इनको पता भी नहीं होता कौन सा काम करना है और कौन सा यहाँ पे नहीं करना, कामयाब जाएगा और कौन सा कामयाब नहीं होगा। अच्छा माजिद साहब, एक और सवाल है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम अगर सोचते हैं तो कुछ अर्सा पहले ACF का एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था सिंध में, डिजिटल मतलब स्कूल, मतलब ऑनलाइन स्कूल सिस्टम। तो उसमें काफ़ी टैबलेट्स वगैरह और ये डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किए गए थे और काफ़ी अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, ACF को दिया गया। अगर ACF को ये प्रोजेक्ट मिलते हैं तो उसमें जो देखें अगर करप्शन भी होती है और हमारे सामने जो सिंध में स्कूल्स वगैरह जो हैं वो आपके सामने रिज़ल्ट, तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? ये जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर नहीं है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, तो हम डायरेक्ट डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए बात सुने, तरक्की हमेशा नीचे से ऊपर होती है, ऊपर से नीचे नहीं हो सकती। आप ऊपर से आते हैं, आपके पास यहाँ पे लोग तो कहते हैं, यूके और यूएसए में आपके दोस्त होंगे ना, वो कहेंगे यार हर जगह इंटरनेट चलता है। आप जाएं, आपको सिंध की जो रूरल सिंध है वहाँ पर 80% आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी, बिल्कुल खड़े हो, हाँ नहीं मिलती वहाँ पे। और जो कनेक्टिविटी जो स्पीड चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं मिलती। ये सिर्फ कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं है, और भी इश्यूज हैं। वहाँ पे आपके पास ऐसे टीचर नहीं है जो उनको पढ़ा सके। सही, ठीक है, तो जब आपके पास ये डिजिटल वाला, ठीक है, आपने एक स्टार्ट किया, अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ, लेकिन ये तब तक कामयाब नहीं जाएगा जब आप वहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल नहीं लगाएंगे। आप तो लगाते हैं जिसका रेफरेंस होता है उन लोगों को, तो ये काम नहीं हो सकता। अभी देखें प्रोजेक्ट में जितने भी लोग लगे हुए हैं सिंध में प्रोजेक्ट, वो आपको नजर आएगा कि सारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के और वजीर साहब के अपने नजदीकी लोग हैं, अपने इलाके के लोग हैं, उनको उसने लगाया हुआ है वहाँ पे, लेकिन बाकी किसी को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। जब ऐसा होगा तो फिर जाहिर सी बात है फेवरेटिज्म होगी, अच्छे लोगों को आने नहीं दिया जाएगा, करप्ट लोगों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? यही होगा। अच्छा, जो माजिद साहब ये आप बताएं कि एज ए तालीमी माहिर आप इस सूरत-हाल को देखते हैं, बजट भी बढ़ा दिया गया, अब इस एजुकेशन की सूरत हाल में बेहतरी कैसे आ सकती है? एज मतलब एजुकेशनल प्लानर या एज एजुकेशनल एडवाइज़र आप क्या एडवाइस करेंगे? देखें 2-3 काम करें आप। एक तो हमारे जो देहात जिसमें जो हार्ड एरिया है ना, जैसे PPHI वाले, वहाँ पे डॉक्टर्स को अलाउंस देते हैं, हार्ड अलाउंस देते हैं। तो आप सबसे पहले जहाँ स्कूल टीचर जाता है उसको हार्ड अलाउंस दे, हार्ड एरिया अलाउंस, ठीक है। जहाँ पर हार्ड एरिया में आप मार्किंग कम करते हैं रखने टीचर्स के लिए, तो वहाँ पर अलाउंस टीचर को भी दें। और इसके अलावा आपको क्वालिटी बेहतर इंश्योर करने के लिए एक क्वालिटी एश्योरेंस का एक डिपार्टमेंट आपको खड़ा करना चाहिए, जो क्वालिटी तो चेक करे। आप सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपके पास टीचर आया या नहीं आया, आप ये नहीं चेक करते कि टीचर ने पढ़ाया क्या, और क्या सही भी पढ़ाया या उसने गलत पढ़ाया। उस मैनेजमेंट को भी चेक करें। आपके पास जो HM है क्या वो काबिल है? आपकी प्रमोशन हो जाती है टाइम के साथ, टाइम स्केल के साथ। इसने 8 साल 10 साल सर्विस की है और उसको प्रमोट कर दो। अरे भाई आप उसकी पहले कम से कम टेस्ट लो। आपने अभी प्रमोट किए उनको, वो 3 दफा जो फेल हो गए उनको चौथी दफा आपने फिर प्रमोट करके 18 ग्रेड 19 ग्रेड 20वां ग्रेड दे दिया। कोई परफॉर्मेंस चेक नहीं करते। मतलब आपका कहना है कि HM के लिए प्रमोशन तो हो जाता है लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी नहीं होती उस HM में? बिल्कुल नहीं होती। आप प्रमोशन जो करें वो कम से कम मेरिट पे करें, और जो भी भर्तियां करें वो मेरिट पे करें। जो आपका TO से लेकर आपके डायरेक्टर्स का जो आए उनको आप टारगेट्स दें,
और टारगेट के साथ वो आप उनको कुछ अच्छे अच्छे जो है ना वो उनकी प्रमोशन भी हो, कम से कम उनको कोई बेनिफिट भी मिलना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन हमारे पास जो जो आते हैं डायरेक्टर लेवल तक, वो जो क्लोज होते हैं, जो पैसे देकर आते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि हमने 30 लाख दिए, हमने 50 लाख दिए, अब इतने तो हमें निकालने। तो वो पूरा साल उसको निकालने के चक्कर में होते हैं, वो एजुकेशन को क्या देखेंगे। तो जब आप 2-3 स्टेप्स ये करें, पहले हार्ड टीचर की हार्ड एरिया की जगह हार्ड अलाउंसेस दें। आपके ऑफिसर्स जितने हैं वो आपने कहा था कमीशन पे भर्ती करेंगे वजीर साहब ने, लेकिन नहीं किए। वो कमीशन पे भर्ती करें, उनको टारगेट दें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। आपके वजीर, आपका जो सेक्रेटरी साहब था, उन्होंने कहा था कि हमारे डीओस को कुछ नहीं था, करें ना उनकी अकाउंटेबिलिटी, क्यों नहीं करते। आप टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी करते। और दूसरा जो प्राइमरी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि उनको आप जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर नहीं देते, क्यों नहीं देते भाई। आप एक बंदे को किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं, और जो प्राइमरी का टीचर है उसको सर्विस स्ट्रक्चर नहीं मिला, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई 18 में अपॉइंटमेंट हुई है, उसको 20 में जाके पक्का करते हैं, जिसको कंफर्म करते हैं। तो ये इतने जो इश्यूज है, उसको ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है। मतलब आपका कहना है जो एजुकेशन बजट बढ़ा दिया गया है, बढ़ाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो बजट। उसको आप इफेक्टिवली यूज करें, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो। करें, सही। ठीक है माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे माजिद मकसूद साहब, जो तालीमी माहिर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सिंध में तालीमी बजट बढ़ा दिया गया है उससे बेहतरी तो नहीं आ रही। हालांकि अगर सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए स्कूलों का तो वो बहुत उसकी सूरत-हाल नाजुक और ख़राब है। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो जो असातिज़ा भर्ती करते हैं उनकी कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती। और एचएम के लिए जो प्रमोशन होते हैं, ग्रेड बढ़ा दिए जाते हैं, हालांकि उनकी एलिजिबिलिटी चेक नहीं की जाती, मतलब कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। और दूसरी तरफ बजट बढ़ाने से ये फ़ायदा नहीं होगा कि हमारे जो तालीमी इंकलाब आ जाएगा, तालीमी सूरत-हाल बेहतर हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी जो है जब तक वो नहीं होगी और क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी। हालांकि एसीएफ के बारे में उन्होंने कहा कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है वो जो स्कूल्स नॉमिनेट करते हैं, हालांकि उन लोगों को भी करते हैं जो 10वीं जमात फेल हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं कि आप ये 2 स्कूल या 3 स्कूल चला लें। हालांकि उनकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता, उनकी कोई फील्ड नहीं होती। उसमें बिल्कुल क्राइटेरिया होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उसको ये सोचना चाहिए कि जिसको हम ये स्कूल्स डोनेट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं जिनके नाम, तो उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड तो होना चाहिए, कोई मतलब उनकी एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी, और तालीमी मतलब उनका रेफरेंस होना चाहिए। हालांकि वो सूरत-हाल तो बिल्कुल ख़राब सूरत-हाल है। अगर देखा जाए तो सिंध में ऐसे भी स्कूल भी हैं जो बहुत कम तनख्वाहों पे, मतलब जो एसीएफ का जो रोल मॉडल अगर स्कूल देखेंगे हम तो गएंगे तो उसमें भी देखेंगे तो तनख्वाहें बहुत कम है। हालांकि जो ड्यू तनख्वाहें हैं वो 33,000 रुपये हैं। हालांकि ये जो स्कूल चलाते हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में, वो बहुत आदि से भी कम तनख्वाहें देते हैं, 12,000 13,000 तनख्वाहें देते हैं टीचर्स को। तो वो टीचर्स क्या पढ़ाएंगे 12,000 13,000 में, बच्चों को क्या एजुकेशन है। ये सारे सवालात हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।